Hello everyone, welcome to my YouTube channel Measure Up to Infinity. In this video, we will start a very basic, very important and very easy topic set theory. This is the chapter we are reading from class 11th और ये जो चैप्टर है ये हमारा हर कंपटीशन के एग्जाम में आता है HTET, CTET एंड ये यूपी टैट्स हर पीजीटी लेवल के टैट्स में आता है और ये हमारा लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर, DSSB इन सभी एग्जाम्स में आता है, जेई मेंस में आता है से रिलेटेड टॉपिक जहाँ भी मैथ्स के एग्जाम्स रहेंगे पीजीटी लेवल के उन सब में ये सेट थ्योरी का टॉपिक आता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिव्यू देखते हैं एक बार। यस, सेट थ्योरी, सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक बेसिकली कलेक्शन होती है। ये एक सेट कब बनाती है? जब हम कलेक्ट कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स को। और ये सेट कब बनाता है? जब उसमें जो एलिमेंट्स की कलेक्शन हमने की है वो उसकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पड़े होने चाहिए। सिंपल डेफिनेशन है। इसको हम डिनोट करने के लिए जनरली ये ले लेते हैं, सेट का नेम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी से, और जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो लगभग हम क्या दिखा देते हैं, स्मॉल लेटर से दिखा देते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हम वोवल्स का सेट बनाएंगे या कैपिटल लेटर्स का सेट बनाना है, वोवल्स का बनाना है या एलिमेंट स्मॉल लेटर्स के बनाने हैं, तो इन ब्रेसेस में इनक्लोज करके इन्हें लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट कब नहीं बनता, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमें ये बताना हो कि गुड स्टूडेंट्स कौन से हैं आपकी क्लास में, तो गुडनेस मेजर करने का क्राइटेरिया सबका अपना अपना होता है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंडर नहीं आएगा। यस, नेक्स्ट है मेथड्स टू राइट अ सेट। इसमें दो तरह से हम सेट को लिख सकते हैं। एक है हमारा रोस्टर मेथड, इसको लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है। इसमें हम लिस्ट बना लेते हैं या एलिमेंट्स को इन कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जैसे नंबरिंग है, नेचुरल नंबर का सेट है, आगे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। या फिर हमारे पास रहती है रूलर मेथड। रूलर मेथड में हम क्या लिखते हैं, सेट का नाम दिखा दिया कैपिटल लेटर से और यहाँ पे दिखाया हुआ एक प्रॉपर्टी लिख देंगे कि x सच दैट, कि x कैसे हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगर x वोवल्स हैं तो क्या लिख दिया, x सच दैट x वोवल्स हैं। और इन्हीं को ही अगर मुझे फर्स्ट फॉर्म में लिखना हो तो वो ये रहेगी कि वोवल्स ना लिख के, प्रॉपर्टी ना लिख के डायरेक्ट इनके क्या लिखती है, एलिमेंट्स लिखती है। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये लिखेंगे तो सेकेंड टाइप। और ये इसको अगर हम फर्स्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, तो ये दोनों फॉर्म्स इस तरह से, दोनों तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं। इस नेक्स्ट है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो फाइनाइट सेट होंगे। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट रहते हैं। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या रहेगा, जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही क्या रहेंगे, इसका ऑर्डर रहेगा। और इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। और रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डर को O ऑफ ए या फिर N ऑफ ए, ज्यादातर हम 11th-12th की बुक्स में ये डेफिनेशन देखते हैं, हायर स्टडीज में हम ये देखते हैं O A से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका अनदर नेम है वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय 5 और करली ब्रेसेस के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये दोनों इसकी रिप्रेजेंटेशन रहती हैं। एक सेट को हम कब बोलेंगे कि वो नॉन वॉइड या नॉन एम्प्टी है, जब उसमें से, मतलब ये तो जानना अच्छी बात है कि चलो नल सेट क्या होता है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। नल सेट कब नहीं होता, अगर एक सेट में एक सिंगल एलिमेंट भी आ गया तो वो नल सेट नहीं रहेगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एक पर्टिकुलर सिनेरियो में जो लार्जेस्ट सेट होता है, जो बाकी सभी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होता है, उसे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट नंबर सेट। ये जो हम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। z या i, इनसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेगेटिव्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव्स भी, जीरो भी। जो कंप्लीट नंबर होते हैं ये हमारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z पॉजिटिव, दैट मीन्स सारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स और ये n के बराबर है। z नेगेटिव में सारे नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए, -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। w में क्या लिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है नेचुरल के साथ। z नॉट में क्या लिया है, नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर मतलब इसमें सिर्फ जीरो नहीं है, बाकी 1 +-, +-2, +-3 एंड सो ऑन। q में क्या रहता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें कैसे नंबर्स रहते हैं, p बाय q फॉर्म में होते हैं। pq क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, बट ऊपर पुट कर सकते हैं जीरो, p को पुट जीरो कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है।
पी क्यू की जीसीडी क्या है, 1 रहती है। तो ये डेफिनेशन दी हुई है रैशनल नंबर्स की। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। मैं क्या लेके चल रही हूँ, एक सेट ए लेके चल रही हूँ, एक सेट बी लेके चल रही हूँ। ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, और बी में ये सब एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ए के सारे एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, एक ए जो है वो सबसेट है बी का, और इसको लिखने का जो सिंबल है वो ये है, ए इज कंटेन्ड इन बी। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए में तो कंटेन्ड होगा ही, ये ट्रू है। पाई भी सबका सबसेट होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो भी क्या बन जाएगा, ए का सबसेट बनेगा। ए कंटेन्ड है यू में, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मतलब हर तरह के सेट अगर यू में कंटेन्ड हो जाते हैं, यू क्या बन रहा है उस टाइम पे, यूनिवर्सल सेट बन रहा है। यहाँ बोल रहा है कि अगर बी में कंटेन्ड है, ए तो सबसेट है फिर बी का, तो बी क्या होगा इस टाइम पे, सुपर सेट होगा। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या बोला हुआ है, दो सेट्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, ए सेट टू बी इक्वल जब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट एक में होंगे उतने दूसरे में होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, और ये जो अंदर एंट्रीज हैं ये भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। मतलब 5 यहाँ है तो यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो यहाँ भी है, 6 1, तो ये सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो A इज इक्वल्स टू B बोला जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, अगर ए बी का सबसेट है बट A जो है वो ना तो B के पूरा का पूरा इक्वल है, देन हम क्या बोलेंगे कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का। मतलब हमने भी पढ़ा था कि एक सेट अपना तो सबसेट होता ही होता है, बट उससे अलावा भी जो सबसेट एग्जिस्ट करते हैं वो रहेंगे हमारे यहाँ। पावर सेट। पावर सेट में हम क्या लेके चल रहे हैं, एक सेट A है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट। हमने A के सबसेट बना लेने, फॉर एग्जाम्पल A लिया हुआ है 1 2। इस 1 2 में सबसेट्स कैसे कैसे बनेंगे, एक तो 5 रहता है और ये इटसेल्फ खुद रहता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इसके अलावा एक 1 का सिंगलटन सेट बना दिया, एक 2 का सिंगलटन सेट बना दिया। मतलब इसके जितने सारे सबसेट बन सकते थे ना, उन सबको कंबाइन करके एक सेट में डाल दिया जिसका नाम है पावर ऑफ ए। ये बोल रहे हैं कि हाँ ए अगर मेरे पास 5 है, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका एक सबसेट तो फिर भी रहेगा, दैट इज 5। तो क्या बनेगा उसमें, मतलब ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 1 ही रहेंगे। पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि एक सेट अपना तो सबसेट होता ही होता है, तो पावर सेट में वो खुद तो जाएगा ही जाएगा। एक तो यहाँ से बन ही रहा है, तो जब एक आ जाता है तो नॉन एम्प्टी नॉन वर्ड की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में क्या रहेंगे, 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे यहाँ 1 है तो 1 2 पावर 1, तो इसके दो केसेस बने, 5 एंड दिस 5, कि एक तो एम्प्टी और एक ये खुद। और अगर इसका पावर सेट, अभी दो एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट ये है एक एलिमेंट ये है, तो ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, एक ये कंप्लीट सेट भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या रह गया, इसका क्या बना दिया, सेट बना दिया। इक्विवेलेंट सेट। ए एंड बी को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब उसमें जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सिर्फ वो सेम रहे। एंट्रीज अंदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, अंदर जो वैल्यूज है वो सेम हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे उसी के बेसिस पे बोला है कि इक्वल सेट जो होते हैं ना उनको तो इक्विवेलेंट बोला जा सकता है, क्योंकि इक्वल सेट में क्या कंडीशन रहती है, नंबर ऑफ सेट इक्वल सेट में भी बराबर थे और इक्विवेलेंट में भी बराबर थे। कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल। दो सेट्स को कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल कब बोलेंगे, जब या तो ए बी में कंटेन्ड हो या बी ए में कंटेन्ड हो, दोनों में से एक सेट दूसरे का सबसेट होना चाहिए, तभी हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, तभी हम उन सेट्स को कंपेरेबल सेट्स बोलेंगे। अदरवाइज हम बोलेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के सबसेट नहीं बन रहे, तो ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। बेसिक ऑपरेशंस है सेट के, सेट ऑफ सम ऑपरेशंस ऑन सेट। फर्स्ट है यूनियन। यूनियन में क्या रहता है, एक में एलिमेंट 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है, तो दोनों में जो एलिमेंट होंगे वो लिखने हैं। 1 भी आएगा, 2 दोनों में है, 2 भी आएगा, 3 दोनों में है, 3 भी आएगा, 4 इसमें है तो भी आएगा। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या रहता है, जो दोनों में होंगे सिर्फ वही। 1 यहाँ है यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। 2 यहाँ है यहाँ भी है, 2 आएगा। 3 भी दोनों में है, आएगा। 4 नहीं आएगा क्योंकि वो ए में नहीं है। डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या लेके चलना है, ए माइनस बी है तो ए के हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में
ना हो। जैसे 1 यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो हमारे आंसर में 1 आ गया। 2 3 यहाँ थे तो ये एक तरह से देख लो कि 2 और 3 हमने कैंसिल आउट कर दिए, ये दोनों नहीं लेके चलने हैं, 1 ही बचेगा सिर्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट के अंडर ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स होंगे ना वो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। ये कह सकते हैं कि ए का उल्टा। 1 से 10 एलिमेंट्स इसमें है, ए में कितने लिख दिए 1 to 5 लिख दिए, तो बचे हुए कौन है 6 to 10, ये सारे आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। डी फिफ्थ प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बताया हुआ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट अगर सेपरेट हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगी इंटरसेक्शन में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या बनेगा यूनियन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे ओपन होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे हम सिंपली ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसी ऑपरेशंस यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ ऑपरेट करनी है। नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव लो, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो तो बात सेम रहेगी। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो तब भी दोनों जो रिजल्ट बनेंगे, दोनों जो सेट बनेंगे वो सेम रहेंगे। एसोसिएटिव लो, ए की यूनियन बी से करके फिर सी से यूनियन करो या फिर बी यूनियन सी करके ए से यूनियन करो तब भी सेम बात है। नेक्स्ट सिमिलर ही है, किसी भी सेट के इंटरसेक्शन अगर हम 5 से करते हैं तो क्या रहता है 5 रहेगा, क्योंकि जिसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो आ जाएगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो यूनिवर्सल और ए में से कौन छोटा है ए, तो स्मॉलेस्ट सेट आ जाता है इंटरसेक्शन में। यूनियन के केस में लार्जेस्ट आता है, ए और 5 में से कौन लार्जेस्ट है ए में कुछ एलिमेंट बड़े होंगे तो वो इनकी यूनियन में भी आ जाएंगे। ए यूनियन यूनिवर्सल में से बड़ा कौन है यूनिवर्सल, तो यहाँ क्या रहेगा यूनिवर्सल सेट रहेगा। अगर ए और बी की इंटरसेक्शन ए में कंटेन्ड है तो हम क्या बोलेंगे कि ये 10th प्रॉपर्टी है कि जो इंटरसेक्शन सेट होता है ए और बी के इंटरसेक्शन का जो सेट होता है वो ए में भी कंटेन्ड होता है और बी में भी कंटेन्ड होता है। नेक्स्ट है यूनियन वाला जो सेट होता है वो ए को भी कंटेन करता है और यूनियन वाला सेट बी को भी कंटेन करता है। ये 10th और 11th प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन तो कंटेन्ड होगी यूनियन में क्योंकि यूनियन सबसे लार्जेस्ट है ए बी का और इंटरसेक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये जो है ए इंटरसेक्शन बी ये हमेशा यूनियन बी में कंटेन्ड रहती है। नेक्स्ट है अगर ए बी में कंटेन्ड है, अब बी कौन हो गया सुपर सेट और स्मॉल सबसेट कौन हो गया ए, तो इंटरसेक्शन में हम स्मॉलेस्ट सेट की बात करते हैं तो यहाँ क्या रहेगा ए, तो इंटरसेक्शन में अगर ए बी में कंटेन्ड है तो इंटरसेक्शन क्या रहेगी ए आ जाएगी, और अगर ए बी में कंटेन्ड है तो यूनियन की बात करेंगे, यूनियन होता है लार्जेस्ट सेट सुपर सेट, तो ये बन जाएगा बी। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स, इसमें क्या रहेगा ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारी फाई रहती है तब हम क्या बोलते हैं कि ए और बी क्या है डिसजॉइंट्स है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इनकी इंटरसेक्शन क्या है 5 है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट, जो एलिमेंट ए में आते थे एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट में से वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आते हैं, तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन या कॉमन एलिमेंट्स निकालने की बात करूँ तो क्या रहेगा 5 रहेगा। दैट मीन्स ए और ए कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा डिसजॉइंट होते हैं, तो अगर हमें कभी एग्जाम में आए तो ये तो डिसजॉइंट सेट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या लिया हुआ है कि ए सिमेट्रिक टू बी में क्या बोला हुआ है ए माइनस बी और बी माइनस ए की क्या कर देनी है यूनियन कर देनी है। ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए रहेगा। ए बी में अगर कंटेन्ड होता है तो कॉम्प्लीमेंट्स लेने पे बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड होता है ए कॉम्प्लीमेंट में। अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो ए भी बी में कंटेन्ड होगा और बी भी ए में कंटेन्ड होगा। ये रिजल्ट थ्योरम्स को प्रूव करने में काफी ज्यादा काम आता है, दोनों साइड जब इक्वल होते हैं तो दोनों साइड कंटेनमेंट आती है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या रहता है ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है। हमारी यहाँ इंटरसेक्शन 5 हो जाती है तो क्या होगा, ये चीज तो 0 हो जाएगी, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में यूनियन क्या रहती है ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स रह जाती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 21 प्रॉपर्टी में क्या बोला है ए एंड बी कोई दो सेट लेके चल रहे हैं, देन जो a माइनस बी रहता है उसको हम और क्या लिख सकते हैं a की इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से, मतलब a में से अगर b माइनस कर रहे हैं तो इसकी इंटरसेक्शन किससे ले रहे हैं b कॉम्प्लीमेंट से ले रहे हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। b माइनस a में क्या लिखेंगे b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, a माइनस b अगर a के बराबर है तो a इंटरसेक्शन b क्या रहेगा 5 रहेगा।
अगर A माइनस बी की यूनियन मैं B से कर दूं तो क्या रहेगा, A यूनियन B बन जाएगा। अगर मैं A माइनस बी की इंटरसेक्शन B से कर दूं तो फाई रहेगा। इसको बाय एग्जाम्पल हम लिख के देख सकते हैं। A माइनस बी और B माइनस ए की यूनियन करूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। दैट मीन्स जब दोनों डिफरेंसेस को हम यूनियन में लेके चलेंगे तो एक बार तो क्या आएगा, यूनियन आएगा और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। एलिमेंट्स कितने होंगे A माइनस बी में, n ऑफ A में से क्या माइनस कर देंगे, n ऑफ A इंटरसेक्शन B। सिमेट्रिक डिफरेंस की भी डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ कि क्या रहता था उसमें, A माइनस बी और B माइनस ए का क्या करते थे, यूनियन करते थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लेके चलेंगे। चलिए अब सिमेट्रिक डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो अभी सिमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन A सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी में हमने क्या लिया था, A माइनस बी वाले सेट और B माइनस ए सेट की क्या करते थे, यूनियन करते थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो और जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ये दोनों लेके चलेंगे। देन n ऑफ a माइनस बी क्या था, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और ये प्लस है तो प्लस क्या करना है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये रहेगा n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब ये दोनों तो यहाँ रहे और इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखते हैं, -2 टाइम्स लिखती है। 15 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो सेट किसका बनाना है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का। तो ये तो एक वेल डिफाइंड पैरामीटर ही नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो सेट तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एन की डेफिनेशन दी हुई है इस तरह से, ए एक्स, इसमें किस तरह के एलिमेंट जाएंगे, ए एक्स सच दैट एक्स कोई नेचुरल नंबर होगा। तो 6n, इसके हम दो मेथड डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 1, 6n में किस तरह के एलिमेंट रहेंगे, 6, 12, 18, 24 and so on, and 8 and 8n में किस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे, 8 and so on। देन हमें पूछा गया कि इसमें एलिमेंट्स क्या रहेंगे, तो इसमें 24 की कैटेगरी के नंबर्स हैं, तो दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में 24 एंड सो ऑन इस तरह क्या है, तो दैट मीन्स ऑप्शन क्या बना, डी ऑप्शन बना। एक और मेथड है, सिंपल मेथड, हमने क्या करना है, इस 6 और 8 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। जब इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या रहेगा, 24, दैट मीन्स 24n। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। इसमें से एक ऐसा होगा जो सबका सबसेट बनेगा, तो ये 5 जो है वो इसका भी सबसेट रहेगा, इसका भी और इसका भी। नेक्स्ट है, a set A has n elements, then total number of subsets, या फिर पावर सेट में कितने एलिमेंट रहते हैं, 2 raised to the power n। ये भी फॉर्मूला में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में क्या दिया हुआ है, दिस सेट, और बी क्या है, ये इनका फर्दर एक सेट है, और सी में क्या है, एक ये सेट है और एक ये सेट है। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक एलिमेंट है सी का, ये भी एक एलिमेंट है सी का। देन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ए और बी बराबर है, ए और बी नहीं बराबर है क्योंकि यहाँ पे सेट फॉर्म में है, यहाँ ये सेट फॉर्म के एलिमेंट्स है, यहाँ सिंपल एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बी क्या कंटेंट है ए में, बी अगर ए में कंटेंट होता तो इसको भी, सॉरी, क्या बी सी में कंटेंट है, अगर बी सी में कंटेंट होता तो इसको भी इसमें जाना पड़ता। अगर ये इसमें नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट नहीं बिलोंग करता तो कंटेनमेंट की कंडीशन, सबसेट की कंडीशन नहीं आती, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कट गए। ऑप्शन ए बिलोंग कर रहा है सी से, ये पर्टिकुलरली इसमें पड़ा हुआ है, दैट मीन्स अभी तक ये ट्रू है, ये ऑप्शन बनेगा। फिर भी इसे चेक कर लेते हैं, क्या ए कंटेंट है सी में, अगर इसकी कंटेनमेंट आनी होती इसमें तो हम ऐसे लिखते, दिस सेट फॉर्म में लिखते, कंटेनमेंट के लिए सेट फॉर्म में लिखना पड़ता। तो यहाँ पे इस केस में ये इसका एक एलिमेंट बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements, the total number of subset of first set is 48 more than the total number of subset of second set।
तो हमें m और n बताने हैं। तो एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? सपोज कर लिया 2 रेज़ टू पावर m बनेंगे और इसके कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n बनेंगे। तो क्या कह रहे हैं? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट में जितने थे वो 48 मोर हैं किससे? सेकेंड से। तो क्या लिखेंगे? 2 पावर m इज इक्वल्स टू 48 प्लस 2 पावर n। यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2 पावर m माइनस 2 पावर n इज इक्वल्स टू 48। जैसे ये 2 की पावर्स की फॉर्म में है तो इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस। देन हम इसे क्या लिखेंगे? 16 को लिख लेते हैं 2 पावर 4 और 3 अभी यही रहने देते हैं। यहाँ से 2 पावर n कॉमन ले लेती हूँ तो क्या रहेगा? 2 पावर m माइनस n और यहाँ क्या बन जाएगा? 1। हम ये भी कर सकते हैं कि 2 पावर n कॉमन ले लें। क्या रहेगा? 2 पावर 4 इंटू 3। अगर मैं कंपेयर करूँ, ये इस पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है, इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हम 3 को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 2 पावर 4 और हमारे पास 3 कैसे बन सकता है? 3 बनता है 4 माइनस 1। 4 को क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने चेंज करके लिख लिया 2 स्क्वायर माइनस 1। अब कंपैरिजन करते हैं। ये जो n है ये क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो मेरे पास n क्या आ गया? 4 आ गया। और नेक्स्ट जो पैटर्न हमने कंप्लीट किया है 1 की फॉर्म में, तो मेरा यहाँ से क्या बन रहा है? m माइनस n इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ क्या रहेगा? m इज इक्वल्स टू 2 प्लस n। ये बन जाएगा, इनकी वैल्यू 4 पुट करने पे बन जाएगा 6। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है? 4 एंड 6। 4 एंड 6। नेक्स्ट है A यूनियन B किसके बराबर है? A के बराबर है। यूनियन में क्या आता है? लार्जेस्ट सेट आता है, मतलब A लार्जेस्ट हुआ होगा तो मतलब B पक्का A में कंटेन्ड है। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें, सबकी इंटरसेक्शन ली हुई है सब ऑप्शंस में, और किसके साथ? 5 के साथ। तो 5 तो सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है, मतलब आंसर में क्या रहना चाहिए? 5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन। यस, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम पहले यहाँ में 3 केसेस दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। 1 केस डिस्कस करते हैं। A माइनस बी क्या रहता है? अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो क्या रहेगा? यहाँ A यहाँ B लेके चलूं तो A माइनस बी क्या रहता है? ये वाला पोर्शन रहेगा। तो इस साइड पे तो ये बन रहा है। और इक्वल वाली साइड का वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे, क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से ज्यादा जल्दी सॉल्व होंगे एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स वगैरह लगा के। अगेन मैंने क्या लिया है? ये 2 सेट लिए हैं, A और B। तो A में से क्या माइनस करने को बोल रहे हैं? इंटरसेक्शन। ये पूरे A में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर देनी है। माइनस करनी है तो क्या बचेगा? अगेन यही बचेगा। दैट मीन्स ये दोनों साइड क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो फर्स्ट तो हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सेकंड। सेकंड में A तो है ही, A तो सॉर्टेड ही है। A, अब ये देखते हैं कि इसको चेक करके A आ रहा है। क्या बनाएंगे? अगेन वेन डायग्राम लेके चलेंगे। एक सेट A हो गया और एक सेट क्या हो गया? B। तो हमने क्या लिया? इनकी इंटरसेक्शन। इनकी इंटरसेक्शन ये पोर्शन रहेगी। और क्या बोला हुआ है? A माइनस बी। A माइनस बी क्या रहता है? ये बाहर वाला पोर्शन। इन दोनों की कह रही है कि यूनियन कर दो। यूनियन करके पूरा का पूरा A बन रहा है। यस, बन रहा है। तो पूरा A बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। ये कंडीशन दोनों भी ट्रू हो गई। थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड के लिए मैं इसके भी लेफ्ट हैंड साइड डिस्कस करती हूँ। क्या लिए हुए हैं? 3 सेट लेके चल रहे हैं। A, B एंड C। तो क्या बोल रहे हैं कि A में से क्या माइनस करना है? इस पूरे A में से क्या माइनस करना है हमें? B यूनियन C। तो एक A यहाँ ले लेते हैं, B यहाँ है और C यहाँ है। तो B यूनियन C करके क्या आएगा? ये पूरा B यूनियन C बनेगा। और क्या कह रहे हैं कि इसमें से अगर मैं A माइनस कर दूं तो कौन सा पोर्शन रहेगा? हमारे पास जो पोर्शन बचेगा वो है ये वाला। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं इसका।
ए बी सी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या रहने वाला है, ये वाला पोर्शन। ए माइनस बी रहेगा ये वाला सारा पोर्शन। और ए माइनस सी में क्या रहेगा, ए में से अगर सी माइनस करना है तो हमारे पास रहेगा ये वाला सारा पोर्शन, ये भी आएगा। तो इनकी यूनियन करने को बोल रहे हैं। क्या ये पोर्शन, देखो ये एक छोटा सा पोर्शन ऐसा है, ये छोटा सा पोर्शन ऐसा है जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से ये दोनों सेम नहीं है। दैट मींस जो है वो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। तो कौन कौन से ट्रू है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। डी क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन अ फोन। लेंथी क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, जो जो डाटा हमें मिलता जा रहा है वो साथ साथ लिखते रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ पी इज इक्वल्स टू 25%। नेक्स्ट दिया हुआ 15% ऑफ ऑन अ कार। तो एन ऑफ सी ले लेते हैं, कार के लिए सेट सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं 15%। नेक्स्ट दिया हुआ है 65% फैमिलीज ओन नाइदर अ फोन नोर अ कार। तो क्या लिखेंगे, नाइदर अ फोन नोर अ कार। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन और ये कितनी दी हुई है, 65% दी हुई। नेक्स्ट दिया हुआ है 200 फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन। तो 2000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास फोन भी है एंड कार भी है। तो एंड के लिए हम ये लेके चलेंगे। और ये कितना दिया हुआ है, इस बार ये परसेंट फॉर्म में नहीं, डिजिट फॉर्म में दे दिया है कि एक टाउन के इतने लोगों के पास दोनों है। ये हमें डाटा गिवन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। 10% फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन। दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, कार एंड फोन। तो एन ऑफ फोन एंड कार, क्या ये 10% आएगा, ये चेक करना है। सेकंड में बात कर रहे हैं 35% फैमिलीज ओन आइदर अ कार और अ फोन। तो यहाँ बात हो रही है और के लिए यूनियन की, तो ये क्या आने वाली है। नेक्स्ट बात हो रही है कि 40,000 फैमिलीज ऐसी हैं जो कहाँ रहती हैं, टाउन में रहती हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन पूछी गई है कि टोटल जो है वो क्या रहना वाला चाहिए, 40,000 रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स ट्रू हैं। तो जो गिवन डाटा उस पर फोकस करें तो ये सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ से हम देखते हैं कि क्या मिल सकता है। क्या दिया हुआ है, एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 65% है। परसेंट ध्यान रखना है। अगर मैं इस पे डी मॉर्गन सो लगाऊं तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में और आ जाएगा होल कॉम्प्लीमेंट। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एन ऑफ पी यूनियन सी। कितना दिया हुआ है, 65% दिया हुआ है। यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, एन ऑफ पी यूनियन सी कितना रहने वाला है, 1 माइनस परसेंट हटा लेंगे 100 पी यूनियन सी। तो कैलकुलेशन करके एलसीएम लेके कितना आएगा, 35/100 आ जाएगा एन ऑफ पी यूनियन सी। तो अगर परसेंट फॉर्म में 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा, ये 35%। मतलब यूनियन मेरे पास कितना आ गया, 35%। ये क्या दिया हुआ था, 35%। मतलब सेकंड क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन की बात करनी है तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या रूल लगाते हैं। अब हमारे पास यूनियन भी है, ए भी है, तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूला है क्या, पी ऑफ n of p union c is equals to n of p प्लस n of c माइनस n of p इंटरसेक्शन c। तो यहाँ क्या रहने वाला है, p कितना था 25 प्लस n of c कितना है 15 और मेरे पास यूनियन है 35। तो मेरे पास जो है इंटरसेक्शन क्या आएगी, मेरे पास इंटरसेक्शन आएगी 40 माइनस 35 कितना आ गया, 5% आई है। और ये बोल रहे हैं कि ये आनी चाहिए 10%। एंड के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। लास्ट है टोटल फैमिलीज जो है वो मेरी क्या है, 40,000 फैमिलीज रह रही हैं टाउन में। तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या डाटा ऐसा गिवन है नंबर वाइज, ये नंबर वाला डाटा था, ये भी एक नंबर वाला डाटा, तो ये हेल्प करेगा इसकी। और ये डाटा किसका था, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन नंबर फॉर्म में भी गिवन है और इंटरसेक्शन परसेंट फॉर्म में भी गिवन है। दैट मीन्स 5% मस्ट बी इक्वल्स टू 2000, देन 1% यूनिटरी मेथड लगाएंगे जो हमने बेसिक क्लासेस में किया हुआ है, बाई 5। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को ही इंटू 100 कर देंगे। यहाँ क्या रहेगा 400 और बन गया ये 40,000, मतलब थर्ड स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो सेकेंड और थर्ड ट्रू है, तो सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफ ए दिया हुआ है 1000, एन ऑफ बी दिया हुआ है 500। एक कंडीशन है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एंड यूनियन के लिए बोला है कि एन क्या लेके चलना है, एन ऑफ ए यूनियन बी पी है। देन हमें बताना है कि जो पी है यूनियन जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ए यूनियन बी की बात करूँ तो ए में है 1000 एलिमेंट, बी में है 500। जब भी हम यूनियन करते हैं तो बी वाले भी सारे आएंगे और ए वाले भी आएंगे। तो अब बात हो रही है इंटरसेक्शन की, पी लेस देन किसके इक्वल रहेगा। हम इन सब में रिलेशन लगा के देखते हैं क्या रिलेशन रहता है। एन ऑफ ए यूनियन बी मेरा क्या रहता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे पास है पी, ये मेरे पास है 1000 और प्लस 500, और इसको मैं क्या लिख रही हूँ अभी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ ले आएंगे इसे, ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1500 और ये बन जाएगा माइनस बी। अब मुझे क्या बोला हुआ था, ये किसके क्या कंडीशन थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैं पुट कर दूंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1500 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू पी, 41499 ग्रेटर देन इक्वल टू पी। दैट मीन्स पी लेस देन इक्वल टू 1499। कौन सी कंडीशन रही है, ये और ये दोनों इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास ये डाटा रहेगा। नेक्स्ट है 25% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय अ कार, तो एन ऑफ सी ले लेते हैं 20। 50% पीपल ट्रेवल बाय बस, तो एन ऑफ बी ले लेते हैं 50। नेक्स्ट दिया हुआ है 10% ट्रेवल बाय बोथ कार एंड बस, तो सी इंटरसेक्शन बी, एंड था तो हमने कितना लिया है वो 10%। और क्या बताना है, यूनियन के लिए बताना है, तो सी यूनियन बी। सिंपल फॉर्मूला है, इन दोनों को ऐड करना है 70, इंटरसेक्शन माइनस करनी है, सभी परसेंट फॉर्म में ही है, तो रहेगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे डिस्कस करते हैं। ए बी सी तीन सेट है, किस तरह से ये कंडीशन दी है, इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक तो नॉन एम्प्टी है, और दूसरा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किस में कंटेन्ड हो रही है, सी में कंटेन्ड हो रही है। ये जो इंटरसेक्शन है वो सी में कंटेन्ड है, ए इंटरसेक्शन बी सी में कंटेन्ड है। देन हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू डिस्कस करते हैं। ये कह रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी क्या फाई रहेगा। अब मैं देखती हूँ यहाँ से, इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जो गिवन है ए बी दिया हुआ है, कुछ ए बी के इंटरसेक्शन में जो भी आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो सी में जा रहा है। तो ये कुछ पोर्शन मैंने इसका सी में दिखा दिया। तो कह रहे हैं क्या ए बी में क्या जो है बी इंटरसेक्शन सी जो है वो फाई होगा। तो बी और सी के इंटरसेक्शन अगर मैं करूँ तो ये सारा आएगा, तो ये तो कुछ ना कुछ पोर्शन आएगा, ये तो नॉन एम्प्टी है, मतलब ये ट्रू है, इन्होंने भी नॉन एम्प्टी बोला हुआ है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए हम अगेन क्या लेके चलते हैं कि यही डाटा ए इंटरसेक्शन बी मेरा कहाँ कंटेंट था, कुछ सी में कंटेंट था। तो कह रहे हैं ए सी में कंटेंट होगा, यस ये भी ट्रू है, ए सी में कंटेंट हो रहा है, ये पोर्शन तो सी में जा ही रहा है। नेक्स्ट सी यूनियन ए सी यूनियन बी, अगेन बना लेते हैं वेन डायग्राम हम। ए कुछ यहाँ है, ए बी की इंटरसेक्शन है और वो सी में पड़ी हुई है, इस तरह से डाटा हमें लेके चलना है। तो ए बी और सी क्या दिया हुआ है इस बार, सी यूनियन ए। सी यूनियन ए का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, कुछ इस तरह से सी यूनियन ए हमारा ये रहने वाला है ये। और नेक्स्ट है सी यूनियन बी। सी यूनियन बी हमारा क्या रहेगा, सी यूनियन बी ये रहेगा। और इसमें इस तरह से आ रहा है, तो बोला मैं इनके अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, मतलब कॉमन पोर्शन तो आया, ये कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन पोर्शन तो यही आ रहा है।
तो ये सी आ रहा है, यस, तो ये भी ट्रू है। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो ऑप्शन हमारा डी बचता है, वही आंसर रहेगा, फिर भी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने क्या लेके चलना है कि ए माइनस सी किसमें कंटेंट हो, बी में कंटेंट हो। तो पहले मैं क्या लेके चल रही थी, ए इंटरसेक्शन बी जो था वो सी में था, ये तो कंडीशन है ही फॉर एवर इनके सबके लिए। और ए माइनस सी, इस बार ए में से सी माइनस करके ये जो पोर्शन बचे ये कहाँ जाए, ये बी में जाए। देन कह रहे हैं कि क्या ए बी में कंटेंट होगा। पहले मैं कोई एक सेट लेके चलती हूँ। ए में ले लेते हैं 5, बी एक सेट ले लेते हैं इस तरह से कि ए माइनस बी किस में कंटेंट हो रहा हो, बी में। पहले तो ए कंटेंट होना चाहिए बी में, ए बी में कंटेंट हो। ए मैंने ले लिया है सिंगलटन 5, मुझे ये कंडीशन लेके चलनी है कि ए माइनस सी जो भी बने वो बी में जाए। तो मैं सी ले लेती हूँ समथिंग 1 एंड 5। इस ए माइनस सी क्या बच रहा है यहाँ पे, ए माइनस सी बच रहा है 5, और अब मेरे को 5 को भेजना है बी में। तो मैं कुछ इस तरह से ले लेती हूँ बी को, 1 2 3 4 इतना ही ले लेती हूँ, तब भी ये कंटेनमेंट आ रही है। दैट मीन्स अगर मैं ये सेट लेके चलूँ तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने ए क्या लिया था, ये लिया था, और बी मैंने सी लिया था 1,5। तो ए माइनस सी करने पे मेरा आया 5, और 5 जा रहा है बी में, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो तो इसका सेट रहता है। तब ये कह रहे हैं कि क्या जरूरी है कि ए जो है वो बी में कंटेंट हो। तो ए तो बी यहाँ पे कंटेंट, ए तो बी में कंटेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या रहेगा, फॉल्स। तो यही नॉट ट्रू पूछा था, तो हमारा ऑप्शन रहने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है इस सेट में, ए सेट में आएगा -1 कॉमा +1, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 में इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स जाएगा +-1। तो ये दोनों एलिमेंट्स आए, और अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये बन रही है हमारी x -1 होल स्क्वायर की वैल्यू, और इसकी क्या वैल्यू रहने वाली है, -1 कॉमा -1। इस सेट में आया -1 कॉमा -1। तो अगर इन ऑप्शंस को स्टडी करें तो इनमें यूनियन इंटरसेक्शन की बात ही हो रही है। तो इसकी इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं, दोनों के इंटरसेक्शन में तो आ रहा है -1 आ रहा है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन कह रहे हैं 5 है, गलत है। इंटरसेक्शन कह रहे हैं ए है, ये भी गलत है। यूनियन चेक कर लेते हैं, ए यूनियन बी में क्या रहने वाला है, यूनियन में जो रहेगा -1 इसमें भी जा रहा है, मतलब ए ही बन जाएगा ये। तो ए बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट ए है, ए में क्या दिया हुआ है, x, y। अब इस ए सेट में ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स है, ऑर्डर पेयर में, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसे। अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो ये क्या बन रहा है, ये बन रही है एक सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो 0 0 है, और जो रेडियस है वो है 5। ठीक है, तो मैं अगर इसे ड्रॉ कर लूं तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये किस पे कट होगा, 5 पे। 5 0 -5 0, यहाँ रहने वाला है 0 5 एंड 0 -5। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसमें भी ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब ये एलिमेंट्स इसमें जाने वाले, देखो ध्यान से, यहाँ इक्वल है, इक्वल है मतलब सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स लेने हैं। तो इसमें क्या रहेंगे, ये पॉइंट्स तो जा ही रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो ये हमारी है एलिप्स की इक्वेशन। इसे कैसे लिख सकते हैं, 144 से डिवाइड कर देंगे तो बनेगा x स्क्वायर, और यहाँ बन रहा है 12 स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 36 बनेगा, यहाँ बनेगा 16 बनेगा 4 स्क्वायर, और यहाँ 1 ही है। तो मतलब ये 12 और 4 पे कट करेंगे, तो x एक्सिस पे तो ये जाने वाला है आगे जाके 12, कहीं 12 पे जाएगा। ये एक ऐसा एलिप्स बनेगा जो ऐसे जाएगा, ये एक ऐसा एलिप्स बनेगा जो यहाँ तो कट कर रहा है 12 पे, और यहाँ कट करेगा 4 पे समथिंग। तो कुछ इस तरह से ले लेते हैं इसे, कि सपोज यहाँ हम रेंडमली 12 लेके चल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे, तो सिर्फ बाउंड्री पे डिस्कस करना है। बाउंड्री पॉइंट्स अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो बाउंड्री पॉइंट्स मेरे पास रहेंगे ये 2 3 और 4।
कितने बाउंड्री पॉइंट्स आए हैं, मतलब कितने पॉइंट्स इनके इंटरसेक्शन में आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर ऐसे होंगे, तो ये रहेगा 4।